An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field. Uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to power 4 Newton per coulomb. फिगर नीचे दे रखी है दोनों. The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged. सेम रखते हुए डायरेक्शन बदल दी सेकंड फिगर में, ये फिगर बी पॉइंट पर. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. ध्यान से देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए फिगर में वर्टिकली अपवर्ड्स है, बी फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स है. तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, जैसे कि आपका सेकंड केस में यहाँ बी पर दिखाई दे रहा, और फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि फर्स्ट केस में आपको दिखाई दे रहा है. इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है कितनी, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है कितनी, डाउनवर्ड जाएगी. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, लोअर प्लेट पॉजिटिव शो की है और अपर प्लेट नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, force on electron F vector is equals to E vector माइनस का E वेक्टर. ठीक है, तो F इज इक्वल टू E इंटू E. कैसा है ये, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. फिलहाल हम इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इक्वल्स कितना होगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. अब लेगा टाइम टू फॉल. इन दोनों के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, इन दोनों के प्लेट्स के बीच का तो डिस्टेंस कुछ भी गिवन नहीं है, हम ले लेते हैं इसमें, हम ले लेते हैं h ले लेते हैं. सपोज ये डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस है, पूरी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं है, बल्कि यहां से h फॉल करना है इसको. h हाइट ऑफ फॉल कितना है, h. ठीक है, हेंस टाइम में निकालना है, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ u आपका 0 है. जब हम वर्ड यूज करते हैं फॉल, तो फिर फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी गई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u यहाँ 0 हो गया. तो h, और मैं सीधे सीधे टी स्क्वायर निकालूं, टी स्क्वायर इक्वल 2h बाय a. और अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, टी स्क्वायर h, a कितना है, ये रहा a, ई बाय ई, और ऊपर चला जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. और टाइम निकालने के लिए इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ट्वाइस h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको गिवन है. h इसमें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या करना, क्या है हमें एक्चुअली यस गिवन है हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है h, ये गिवन है हमें कितना, 1.5 सेंटीमीटर. तो अब इस फॉर्मूले में हमें सब कुछ गिवन है, कितना, t है 1.5 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻² लगाना पड़ेगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे याद नहीं है, चार्ज अभी लिखता हूँ, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसमें कितनी गिवन है, इलेक्ट्रिक 2 इंटू 10⁻⁴ गिवन है, और ये 9.1 इंटू 10⁻31. सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप टाइम ऑफ फॉल फाइंड कर सकते हैं, टाइम ऑफ फॉल फाइंड कर सकते हैं. अब यही पूरा का पूरा जब हम लगाएंगे किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए
प्रोटॉन के लिए इन्होंने क्या काम किया, प्रोटॉन के लिए एक छोटा सा काम और किया है, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो वर्टिकली अपवर्ड थी उसे क्या कर दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया, और ये क्या आ गया, अब आपका ये आ गया प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव ई चार्ज है। तो यहाँ भी वो टाइम ऑफ फॉल निकालेंगे, सेम सब कुछ यही का यही रहेगा, बस यहाँ क्या आ जाना है, यहाँ आपका आ जाना है कितना, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन, बाकी चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाइट है, सब के सब यहाँ सेम रहेंगे। तो इससे मास ऑफ प्रोटॉन आ गए। सीधी सी बात है, देखो जब यहाँ हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम है तो टाइम ऑफ फॉल भी कम है, और जब मास ऑफ प्रोटॉन रखा जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन रख लेते हैं, चलो मास ऑफ प्रोटॉन ये हो गया, किसके लिए हो गया, फॉर इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन के लिए मैं इसको ई लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पी लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना रखा जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ रखा जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन रखा जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27। तो ये किसके लिए आ गया, ये आ गया आपका प्रोटॉन के लिए। तो सीधी सी बात है, जब प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो टाइम ऑफ फॉल भी ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, अब साथ में इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है कि आप इसे कंट्रास्ट करें विद द टाइम ऑफ फॉल इन यूनिफॉर्म, सॉरी इन, पोल जितना गिर रहा है वो उतना दिया हुआ है, या उनके बीच की उससे कोई मतलब नहीं, चार्जेस के बीच। ऐसा है हम इसी को ले लेंगे h, जो 1.5 सेंटीमीटर है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, इसी को h ले लेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने गिरना शुरू करा नीचे वाली प्लेट तक। ठीक है, वरना डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया, देखो ध्यान से, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है, मैं इसका एक मिनट मैं रेडी आंसर उठा लेता हूँ इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम ऑफ फॉल आ रहा है 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, और प्रोटॉन के लिए टाइम ऑफ फॉल आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। सीधी बात है, 10⁻⁹ सेकेंड है, 10⁻⁷ सेकेंड है, लगभग 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 100 गुना कम है, 100 गुने से भी ज्यादा है, क्योंकि ये भी लगभग दुगना हुआ जा रहा है। 2.6 इंटू, ये है 1.3 और ये 2.9 है, तो 13 दूनी 26, लगभग लगभग 200 गुना कम टाइम है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1860 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही कम टाइम लग रहा है। अब इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, ग्रेविटी के लिए क्या कंट्रास्ट है, टाइम ऑफ फॉल ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, मास पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि वहां जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, सर वो मास पे तो करता 9.8, है, मास पे तो करा है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, वो सबके लिए सेम होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे हाथी हो, चाहे चूहा हो, कुछ भी हो। तो फिर टाइम ऑफ फॉल मास पर डिपेंड करेगा ही नहीं, एक्सेलरेशन टाइम मास मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ मास पर डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में देखिए मास आ रहा है, एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम ऑफ फॉल भी किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड कर जाता है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लिया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लिया हमने इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन पर भी। उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है कि ये जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करने लगूँ सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, क्या, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि E इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये निकल कर आएगा जी आपका, ये निकल कर आएगा 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये निकल कर आया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए इससे 200 गुना कम आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास लगभग 200 गुना ज्यादा है, नहीं 2000 गुना ज्यादा है, तो कम आ जाएगा। लेकिन फिर भी प्रोटॉन के लिए 10⁻⁹ के आसपास आएगा। फिर भी ये जो वैल्यू ऑफ है इलेक्ट्रॉन के, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, या जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ कितना, 10 से तो ये करोड़ों गुना ज्यादा है।
इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना एक्सेलरेशन इज मच मच लार्जर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात क्लियर हुई इतनी? पहली बात क्या की इन्होंने, कंट्रास्ट विद द टाइम ऑफ फॉल थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कंट्रास्ट है? थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम ऑफ फॉल डिपेंड अपॉन द मास, सिंस acceleration in electric field depend upon the mass of particle, whereas the acceleration due to gravity does not depend upon the mass of particle, therefore the time of fall is independent of mass of particle। अगर इसे हम लेते इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो दोनों के लिए टाइम ऑफ फॉल सेम होता। Here the gravitational effect on electron and proton is not considered, since the acceleration of these particles due to electric field is much larger than the acceleration due to gravity, therefore gravitational effect can be neglected easily, comfortably। क्लियर हुई यहाँ तक की बात?